सच के साथ दो टू। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े लगभग सभी पैमाने और सूचकांक बुलंदियों को छू रहे हैं। इसी क्रम में लगातार हर महीने बम्पर जीएसटी कलेक्शन और बढ़ा हुआ कोर सेक्टर ग्रोथ भी है। साथ ही लगातार आधारभूत संरचनाओं का आधुनिक विकास हो रहा है, जिसमें भारतीय रेलवे भी शामिल है। तो आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे। जुड़ेंगे दो खास विशेषज्ञ मेहमान भी, लेकिन पहले देख लीजिए कुछ बड़ी बातें। तो जीएसटी का बम्पर कलेक्शन और रेलवे का आधुनिकीकरण। पिछले महीने जुलाई में जीएसटी कलेक्शन रहा 1,65,105 करोड़ रुपए। लगातार पांचवें महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक रहा। जुलाई महीने में जीएसटी कलेक्शन पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 11% ज्यादा रहा है। जीएसटी के साथ ही अर्थव्यवस्था के लगभग सभी पैमानों पर अच्छे संकेत मिल रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत होती हुई दिख रही है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक जून महीने में कोर सेक्टर ग्रोथ रहा 8.2% और कोर सेक्टर में 8.2% का ग्रोथ पिछले 5 महीनों का यह उच्चतम स्तर है। जून 2023 में 8 में से 6 सेक्टर्स के उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अर्थव्यवस्था में सुधार और विकास के साथ ही आधारभूत संरचनाओं का भी हो रहा है आधुनिक विकास। भारतीय रेलवे का भी हो रहा है जबरदस्त विकास और आधुनिकीकरण। मोदी सरकार में पिछले 9 सालों में रेलवे का हुआ कायाकल्प। कैसे, हम कुछ बड़ी बातें बताते हैं। कई रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण, रेलवे स्टेशनों पर व्यवस्था में भी काफी बदलाव। पिछले 9 सालों में रेल रूट विद्युतीकरण को करीब 5 गुना तक बढ़ा दिया गया है। 2014 में 1,350 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ था और 23 में 6,565 किलोमीटर का। पिछले 9 सालों में कुल 37,011 किलोमीटर रेल ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है। अब देश के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रेल रूट पूरी तरह से विद्युतीकृत हो चुका है। रेलवे की नई रेल लाइन बिछाने के काम में भी तेजी आई है। 2014 में देश में 1,561 किलोमीटर, जबकि 2023 में 5,243 किलोमीटर नए ट्रैक। 2014 में रेलवे 1,058 मीट्रिक टन की माल ढुलाई किया करती थी और 2023 में ये लगभग 1.5 गुना 1,512। 2014 में हल्के यात्री कोच की उत्पादन क्षमता 543 थी और अब 5,869। भारत में 2014 में इलेक्ट्रिक लोको की क्षमता 264 थी और अब ये बढ़कर 1,185 हो गई है। तो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दोनों खास मेहमान। जुड़ चुके हैं हमारे साथ दीपशिखा सिकरवार, वरिष्ठ संपादक इकोनॉमिक टाइम्स की, और विजय कुमार दत्त, पूर्व सदस्य भारतीय रेलवे बोर्ड के। जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, दीपशिखा जी और विजय कुमार दत्त जी। मैं शुरुआत दीपशिखा जी आपसे करता हूं। अभी हम देख रहे हैं कि लगातार जो अर्थव्यवस्था के जो भी पैमाने हैं, जो कुछ भी संकेत हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि लगातार ये सुधार होता जा रहा है। इससे क्या कुछ संकेत मिलता है आने वाले दिनों के लिए? क्योंकि जब सारे जो पैमाने हैं वहां पर अगर अच्छा प्रदर्शन हो रहा हो, तो क्या ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है हम उससे भी ऊपर जा सकते हैं क्या, अगर इसी तरह से सारे संकेत सही रहे तो? धन्यवाद लालचंद जी। आप देखें कि जो आंकड़े आ रहे हैं, जीएसटी के आंकड़े आ जाए जी, और उसके अलावा आज पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा आया है। और अगर आप पैसेंजर व्हीकल सेल्स आए, ऑटोमोबाइल कंपनीज ने भी आज गाड़ियों के आंकड़े निकाले हैं जी। ये सारे आंकड़े जो फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स हैं, ये दर्शा रहे हैं कि जो इकोनॉमी की स्थिति, अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो मजबूती की तरफ जा रही है। अगर विदेशी जो अर्थव्यवस्था है, एडवांस इकोनॉमीज में जो इस समय उथल पुथल है, जो ग्रोथ के कंसर्न्स हैं, जिसके कारण हमारा निर्यात क्षेत्र इम्पैक्टेड है, अगर
वो एडवांस इकोनॉमीज में अगर स्लो डाउन या रिसेशन अगर नहीं आता है तो हमारे निर्यात क्षेत्र को भी उससे काफी सपोर्ट मिलेगा और बढ़ोतरी होगी। तो आगे मॉनसून जैसा कि लग रहा है, जुलाई में तकरीबन नॉर्मल मॉनसून था, अगस्त में भी आशा की जाती है कि ठीक रहेगा। तो अगर कृषि क्षेत्र का भी परफॉर्मेंस ठीक रहेगा तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था जो है एक बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। और हमने देखा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी जो अभी पिछले हफ्ते ही अपना रिपोर्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट लेकर के आए थे, उसमें ही उन्होंने भारत की लिए जो ग्रोथ का, विकास का जो आंकड़ा है उसको बढ़ाया है। तो दुनिया भर की एजेंसीज को भी ऐसा लग रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था कि शायद ज्यादा मॉडरेशन होगा और थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है भारत में भी, पर जो फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स अभी तक आ रहे हैं कि लग रहा है कि मॉडरेशन उतना नहीं होगा और अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है और जो सारे संकेत हैं वो निश्चित रूप से ये कह रहे हैं कि आगे चल करके हमें और भी बड़े बड़े आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। मैं रुख करता हूँ विजय कुमार दत्त जी का। विजय कुमार दत्त जी, ख़ास तौर पर आपसे मैं ये अगर पूछूं कि भारतीय रेलवे का कितना स्वरूप बदला, क्योंकि देखिए जो एक आम आदमी है, आम आदमी तो देखता है कि हाँ वंदे भारत जैसी ट्रेन चल गई, वो देखता है कि हाँ ठीक है स्टेशन का कायाकल्प हुआ, सुविधाएं बढ़ गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप हमें बता सकते हैं, जबकि एक आम यात्री उसे उतना महसूस नहीं कर पाता जितना कि आप उसे बता सकते हैं कि किस तरह से इसका आधुनिकीकरण हुआ है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का। धन्यवाद लालचंद जी। सबसे बड़ी बात है कि विश्व में भारतीय रेलवे का कोई तुलना नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में COP26 में कहा था देश को 2070 तक कार्बन न्यूट्रल करना जी, और भारतीय रेलवे को 2030 तक। उस कदम में पहला यह है कि पहला विद्युतीकरण होगा। 2 महीने में जो आपने बताया भारत ये रेलवे पूर्णतः विद्युतीकृत होगी और ये विश्व में एकमात्र रेलवे और एक कीर्तिमान है जो विश्व का कोई देश अगले 15 साल तक नहीं होगा। बड़े देश USA, चाइना, यूरोप तो सोच भी नहीं सकते। एक ग्रेट ब्रिटेन ने कोशिश की थी, उन्होंने कहा पूरी प्रयत्न करें तो अगले 15 साल में 90% कर सकते, 10% पे भारत के इंजीनियर को शायद जाना पड़ेगा। तो एक ये बहुत बड़ा है। और एक चीज और मैं बताना चाहूँ, जरूर, पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल तो है। देखिए साहब, भारत में 65,000 किलोमीटर की रेल जी और 63 लाख किलोमीटर की रोड है, जबकि हम 16 से आपने कहा 1560 मिलियन टन देते हैं, कुल 4500 मिलियन टन। तब समझ लीजिए 1 किलोमीटर की जो रेल है वो 35 एक्सप्रेस वे के बराबर ले जाती है 11। तो जितना विकास हो, और ये कार्बन न्यूट्रल, इसमें ना डीजल जब बनता है ना आपको बैटरी की आवश्यकता है। तो जितना रेल का विकास होना चाहिए, लेकिन पहली बार इस सरकार ने समझा और इसको आगे बढ़ाया। बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन मैं जो काम जो कि पिछले 1 महीने में हुए हैं आगे की ओर, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ऐड करना चाहूंगा जो कहा। जरूर। एक तो पहली बार जो वंदे भारत तो चल रही है, लाइट वेट वंदे भारत चलेगी, तो स्लीपर के कोच भी होंगे और एल्यूमिनियम की होगी, ऊर्जा भी कम होगी जी। और इसका आंकड़ा लिया गया, ऑर्डर प्लेस हो गया, ये बहुत बड़ी बात है पिछले। उसके बाद जो सबअर्बन रेलवे है बॉम्बे की, जो कि विश्व की एकमात्र ऐसी सिस्टम है जिसपे बॉम्बे महानगर चलता है, उसके लिए वंदे मेट्रो चलेगी और 238 वंदे मेट्रो ट्रेन का ऑर्डर हुआ है। तो आपको उसका सबअर्बन का स्वरूप बदल जाएगा, पूरी तरह से वातानुकूलित एल्यूमिनियम कोचेस, कहीं से कहीं जाइए और इतनी सारी सुविधाएं से लैब होंगी जो कि बड़े बड़े सिस्टम्स में अभी नहीं। तीसरी जो बहुत बड़ी चीज हुई है इस वक्त, देखिए जो बालासोर क्या दुर्घटना है, सब तो सेफ्टी पे। जो अभी तक मालगाड़ी में जो पहिए लगते हैं वो कास्ट लगते हैं, ठीक है, जबकि विश्व में फोर्स्ड होना चाहिए। तो सरकार ने 60,000 फोर्ज व्हील का एक आदेश दिया है। इसके अलावा रायबरेली में कारखाना लगा है, दुर्गापुर में कारखाना लगा है।
तो ये जो क्षमता है कि पूरी तरह से गति भी बढ़ेगी, सेफ्टी भी बढ़ेगी। ठीक है। इसके बाद तो सबसे बड़ी बात है कि 60,000 वैगन प्रोक्योर हो रहे हैं, तो पहली बार 1,000 एल्यूमिनियम के वैगन। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, कैनेडियन पैसिफिक ने सारे एल्यूमिनियम के वैगन बनाई थी 1975। 1998 में जब उन्होंने इसका स्क्रैप किया तो स्क्रैप की कीमत से नई वैगन की 80% था। यही कहा है कि हम ऐसी वैगन बनाएंगे जिसे ऊर्जा दक्षता तो होगी होगी और आगे को भी बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रेन, जो कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी नई दिल्ली से जींद तक ब्रॉड गेज पर, और कालका शिमला रेलवे में हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। ये जो दूरगामी निर्णय है आधुनिकीकरण की, जो कि पिछले 1 महीने में किए गए हैं, मैं लौटता हूं और विश्व को आप भारतीय विश्व है, अब तो G20 की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो का भारतीय रेलवे कर रही है, विश्व के लोग कोशिश कर रहे हैं, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है, मैं लाता हूं और आपसे और भी चीजों पर जरूर चर्चा करूंगा कि क्या कुछ बदलाव भारतीय रेलवे ने पिछले कुछ सालों में देखे हैं, और दीपशिखा जी के पास भी चलूंगा। लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर खास चर्चा का प्रोग्राम, और आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से अर्थव्यवस्था के जो तमाम संकेत हैं उसमें किस तरह से वृद्धि है, और साथ में आधारभूत संरचनाओं में भी किस तरह से आधुनिकीकरण हुआ है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं चलता हूं दीपशिखा जी के पास एक बार फिर से। दीपशिखा जी, अभी एक जो आंकड़ा आया है कि जो कोर सेक्टर ग्रोथ है वो 8.2 का रहा है, और उसमें भी 8 सेक्टर में से 6 सेक्टर में ये जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है। इससे हम क्या ये निकाल सकते हैं निष्कर्ष कि जो भारत सरकार की तरफ से तमाम नीतियां रहीं, मेक इन इंडिया की, आत्मनिर्भर भारत की, PLI जो दी गई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इन तमाम चीज़ों का, तमाम कदमों का असर हम देख रहे हैं, जो कि कोर सेक्टर ग्रोथ में इस तरह का हमें विकास देखने को मिल रहा है। लालचंद जी, अगर कोर सेक्टर का आप आंकड़ा देखें, ये 5 महीनों में सबसे तेज ग्रोथ थी कोर सेक्टर्स में, और इसमें अगर आप देखें तो स्टील और सीमेंट जो है ये पूरे कोर सेक्टर ग्रोथ को बहुत पुश कर रहा है, और इसका सीधा असर जो सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है, हमें पता है कि आपको ध्यान होगा कि बजट में पिछले 2 साल से, जब से कोविड हुआ है, सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक बहुत पुश दिया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अभी बहुत ही हल्के तौर पर चालू हुआ है, बहुत नेसेंट है। तो सरकार अपनी तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत पुश कर रही है। और अगर आप देखें कि जो फिस्कल डेफिसिट का भी आंकड़ा आया था, उससे भी ये क्लियरली साफ हुआ है कि इस फाइनेंशियल ईयर में भी सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत तगड़ा पुश किया जा रहा है जी। और उसका सीधा असर आपको कोर सेक्टर के परफॉर्मेंस पे दिखाई दे रहा है।
बाकी जो आपने कहा कि जो स्कीम्स हैं जैसे PLI है और बाकी स्कीम्स हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट जो थोड़ा सा पिकअप होना शुरू हुआ है या जो डिमांड सपोर्ट आ रहा है उसको काफी हद तक वो सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार की तरफ से एक स्ट्रैटेजिक तौर पे ये नीति अपनाई गई थी कि चूंकि निजी क्षेत्र जो है अभी निवेश करने की स्थिति में नहीं है कोविड के बाद और अर्थव्यवस्था को सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको जितना ज्यादा पुश किया जा सके उसको करना है। वो उसका सीधा सा असर जो है हमें कोर सेक्टर की परफॉर्मेंस पे दिख रहा है। बिल्कुल, ये सीधा असर दिख रहा है। जो सरकार की तरफ से नीतियां हैं, जिस तरह से प्रयास किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका असर दिख रहा है। और वो जो बदलाव है वो भारतीय रेलवे की जो चर्चा हम कर रहे हैं विजय कुमार दत्त जी के साथ। विजय कुमार दत्त जी, एक बात जो हमेशा हम कहते हैं कि भारतीय रेलवे जो है वो देश के लोगों की, देश की लाइफलाइन है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब इस लाइफलाइन का विस्तार दूर दराज तक, चाहे पूर्वोत्तर हो, जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके हों, वहाँ तक भी हो रहा है। लेकिन एक बात को लेकर के हमेशा हम पहले जैसा देखते थे कि भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले की हुई हैं और नए लाइन जो हैं वो कम बिछाए गए हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नए लाइन को बिछाने का काम भी बड़ा तेजी से हो रहा है ताकि इस लाइफ लाइन का और ज्यादा विस्तार हो सके। जी हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है। और एक जो मैं योजना से करूंगा, 1950 में 80% लोग प्रयोग करते थे रेलवे का भारत के लिए और पैसेंजर। अब ये आंकड़ा घट के 10% रह गया है पैसेंजर में और 27% रह गया है जी फ्रेट में। ये निर्णय हुआ है, जो नेशनल रेल प्लान बनी है 2030 तक इसको हम बढ़ा के 47% कर देंगे, जो बहुत बड़ी चीज है क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है। इसको बढ़ाने के लिए आपको हर 3 वर्ष में दुगना करना पड़ेगा। उसके लिए क्षमता विस्तार की आवश्यकता है, रेलों की आवश्यकता है, आपको वो इलेक्ट्रिफिकेशन की व्यवस्था है। और मैं ये बताना चाहूंगा आपके प्रबुद्ध दर्शकों को, इसमें जो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट हमने किए हैं, एक तो 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव अब बहुत सारे आ गए हैं जो कि विश्व का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है और भारत में बना हुआ। 9,000 हॉर्स पावर का लोको जो कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा, वो भी भारत में बना हुआ है, आ रहा है। इसके अलावा एक तो वंदे भारत चल रही है बहुत सारी, जो EMU सिस्टम पे। एक और सिस्टम है इसको कहते हैं पुश पुल, जो कि जैसे यूरोपियन यूनियन में, फ्रांस में ट्रेन चलती है, उसमें दोनों तरफ लोकोमोटिव। हमारी नई राजधानियां पुश पुल पर चल रही हैं, जिसकी गति भी वही 200 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी और ये बहुत बड़ा आयाम है। जैसे आप ये जो भोपाल से होती हुई राजधानी आप देखें, ये करीब 2 घंटा समय बचा रही है पुश पुल की वजह से। इसी की तरह से एक ट्रेन है जिसको कहते हैं शेषनाग या वासुकी, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन पावर सिस्टम। मतलब एक ट्रेन में 9 लोकोमोटिव लगे हुए हैं, 9 लोकोमोटिव से लेके 3 किलोमीटर लंबी ट्रेन जा रही है। ये देखते हैं तो ये जो हुए। इसके अलावा कवच की बात हुई, कवच जो कि मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम है, इसको जगह जगह लगाया जाए। इसके अलावा जो कि आपकी कम्युनिकेशन जो कि लाइफ लाइन है रेलवे की, बड़ा स्पेक्ट्रम एलोकेट हुआ है जिससे कि उसमें हो जाए। ट्रैक रिन्यूअल के काम बहुत तेजी से हो रहे हैं, नहा की नई पटरियां बिछाई जा रही हैं, दोहरीकरण हो रहा है और क्वाड्रपलिंग 4 लाइनों की बात हो रही है और 6 लाइनों की भी बात हो रही है। पर एक चीज मैं और आपको बताऊंगा, जो कि बजट में बात कही गई थी कि साहब हम 4 कॉरिडोर बनाएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनर्जी कॉरिडोर, जनजाति गौरव कॉरिडोर, सीमेंट कॉरिडोर और एक एनर्जी कॉरिडोर। और ये जो होंगे सोशल और इकोनॉमिक कॉरिडोर के कॉम्बिनेशन होंगे। अभी आपने घोषणा देखी होगी 4 दिन पहले, इसमें किस प्रकार से आएगा। जो एनर्जी कॉरिडोर होगा उसमें जहां जहां कमी है दोहरीकरण होगा, चौहरीकरण होगा। और जो हिल कॉरिडोर है, अभी हिल में देखिए बहुत ज्यादा रेल नहीं बनी। आपने कहा कि इसको साइचिन तक जाना चाहिए, इसको कारीगिल तक जाना चाहिए। वो कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। जहां रोड नहीं पहुंच सकती वहां रेलवे पहुंच सकती, टेक्निक सही होगी। तो ये रेलवे जो सब जगह पहुंच सकती है, इसको पहुंचाना है, हमारे सीमा पर पहुंचाना है, हमारे
हिल्स में पहुंचाना है, इस पर बहुत तेजी से काम हो। इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रेन मैंने बताया, मैं फिर से दोहराऊंगा, एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। देखिए जर्मनी में हम तो सौर ऊर्जा से चलाते हैं, बहुत इकोनॉमिक चलाते हैं, लेकिन जिन देशों में सौर नहीं है उनको हाइड्रोजन से चलाना पड़ता है, जो स्वीडन है, जर्मनी है। अब हम टेक्निक डेवलप करके उन देशों को भी इसका निर्यात कर सकते हैं। ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास और दीपशिखा जी का रुख करता हूँ। दीपशिखा जी, एक बात जो कि देखिए हम समझते हैं, आप जानकार हैं, आप समझते हैं, लेकिन मैं ज़रा इस चीज़ को चाहूँगा कि आप ज़रा इसको ज़रूर इस पर इसकी व्याख्या कीजिए कि जब लगातार 5 महीने से जीएसटी 1,60,000 करोड़ से ज़्यादा हो तो उसका एक आम आदमी क्या अर्थ लगाए, क्या मीनिंग लगाए कि इसका असर क्या क्या होगा? क्या ज़्यादा रोज़गार पैदा होंगे, ज़्यादा लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, कहाँ कहाँ इसका असर होगा? एक तो डेफिनेटली जो आंकड़ा है ये जीएसटी का, ये अर्थव्यवस्था किस स्थिति में है इस समय, आम आदमी के स्तर पर जो खरीदारी है या क्रय विक्रय है उसकी क्या स्थिति है, ये पूरी तौर पे ये आम आदमी के लिए पूरा अच्छे से बताता है कि जो ट्रेंड है वो कहाँ जा रहा है जी। तो जीएसटी के आंकड़े के हिसाब से डिमांड जो है वो बहुत अच्छी मजबूत बनी हुई है, कंजम्पशन जो है बहुत मजबूत बना हुआ है। तो रिजर्व बैंक जो है ब्याज दरें बढ़ा रहा था, उससे कंजम्पशन जो है बहुत हिट नहीं हुआ है, तो अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ी चोट नहीं लगी है। और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि ग्रोथ के जो आंकड़े हैं, जैसे आईएमएफ ने भी बढ़ाया, आशा की जा रही है कि ग्रोथ इस साल बेटर होगी, बेहतर होगी। तो डेफिनेटली डिमांड जो है, क्रय की जो शक्ति है वो बहुत मजबूत बनी हुई है, रोबस्ट है, ये आंकड़े ये दिखाते हैं। और दूसरा एक और जो वजह है जिसकी वजह से कलेक्शंस जो है बहुत बढ़िया चल रहे हैं, वो ये है कि कंप्लायंस की तरफ से कंप्लायंस को बहुत स्ट्रेंथन किया गया है। अगर आप देखें, टैक्स इवेजन के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई थी, कर चोरी के खिलाफ डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इस तरफ खासा ध्यान दिया जा रहा है। सरकार को अलग अलग सोर्सेस से डेटा मिल रहा है और उसी हिसाब से जो कर चोरी कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है। तो ये कंप्लायंस को सुधारने के लिए जो एक मुहिम चलाई गई थी उसका भी एक नतीजा है। अर्थव्यवस्था ठीक ठाक चल रही है उसका तो है ही, लेकिन उसके अलावा जीएसटी जो है उसमें कंप्लायंस में सुधार हो रहा है, ये आंकड़े वो भी दर्शाते हैं। बिल्कुल, ये आंकड़े वो भी दर्शा रहे हैं। और विजय कुमार दत्त जी, अगर हम आम तौर पर देखें तो जैसे वंदे भारत ट्रेन जो है, वंदे भारत ट्रेन को लेकर बड़ी हर जगह से मांग होती है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे इस तरह वंदे भारत ट्रेन और ऐसी ट्रेनों का काफी विस्तार होगा। जी, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आज बहुत ही महान दिवस है जब हम बात कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुणे मेट्रो का उद्घाटन, इसकी विशेषता ये है कि पहली बार एल्यूमिनियम अलॉय के बने हुए मेट्रो कोचेज इसमें लगाए गए हैं, जो पूर्णतः भारत में निर्मित है। और ये ऊर्जा दक्षता के लिए बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है जी। और ये भारत में बना हुआ है और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश को आता है। जहाँ तक वंदे भारत की बात करें, वंदे भारत जो पहली वंदे भारत थी और आज की वंदे भारत में बहुत ज्यादा गुणवत्ता विस्तार हुआ। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, क्योंकि घोषणा हुई, देखिए वंदे भारत जो चलती है, कहीं जो गति होती है, वो जो ट्रैक है, आपकी पटरी है, उसकी क्या गति है, ट्रेन की क्या गति है, उस पर निर्भर करती है। एक टेक्नोलॉजी है, इसको कहते हैं पेंडुलिना टेक्नोलॉजी। पेंडुलम की जरा जहाँ पे कर्व कम है, ट्रेन का डब्बा घूम जाए जिससे कि अच्छी गति पे चल रही है। मतलब जहाँ पे गति केवल 100 है, आप 120 पे चला पाए, 150 170 पे चलाया जाए। तो निर्णय हुआ कि अगली जो वंदे भारत बनेगी वो पेंडुलिना टेक्नोलॉजी पर बनेगी। तो ये जो एक तो आधुनिकीकरण है, एक आधुनिकीकरण में भी और आगे जाने की बात। ठीक, बिल्कुल आगे जाने की बात है और ये आगे हम हर तरह से जा रहे हैं। रेल अपने आप में
एक जिसे कहते हैं एडवांस होने, आगे बढ़ने को इंगित करता है। अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ रही है, हमारा रेल भी आधुनिक हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए, विजय कुमार दत्त जी और दीपशिखा जी आपका भी जुड़ने के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो आज की चर्चा हमने ये की कि किस तरह से कि अर्थव्यवस्था के तमाम संकेतों में सुधार हैं और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भारतीय रेलवे का भी आधुनिकीकरण लगातार हो रहा है। आज की इस चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।